अच्छा बेटा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये तो हमने कर लिया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बोल रहे हैं, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर द कंस्ट्रक्टर मेथड इज नॉट डिफाइंड फॉर अ क्लास। In such a scenario, an implicit constructor is invoked by the JVM for initializing the object. This implicit constructor is known as a default constructor. Default constructor created for the class is where explicit constructor are not defined. Explicit constructor कौन सा constructor बोल रहे हैं, इसका जो हम खुद बना रहे हैं, और implicit जो default होता है. Default constructor initialize the instance variable of the newly created object to their default values. अब बता ये रहे हैं कि आपके पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाइट, ये जो तमाम डेटा टाइप्स है, इन तमाम की वैल्यूज डिफॉल्ट ये सेट करती है। बाइट की 0, शॉर्ट की 0, इंटीजर की 0, लॉन्ग की 0L, और ये तमाम जो चीज़ें बाय डिफॉल्ट बोलियन को क्या कंसीडर करते हैं, फॉल्स। इसकी एक एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ पर बनाई है। हम यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम से एक न्यू क्लास बनाते हैं। जावा क्लास एम्प्लॉयज, और यहां पर हम कुछ 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है जनाब, और उसके बाद डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ का ये रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमें कि आप क्या करो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सही है, और साथ में क्या करो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट इसके अंदर का फंक्शन कॉल कर लो। ठीक है, तो यहीं पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मेन फंक्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट emp डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल। तो यहां पर जब मैं इसको चलाता हूं तो डिफॉल्ट वैल्यूज ने सब वही दी जो मैंने आपको बताई थी अभी। डिफॉल्ट बोलियन की वैल्यू फॉल्स दे रहा है, डबल की 0 0, और ये हमारे पास जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैसी तमाम वैल्यूज आ रही हैं, सही है। मैं एक इंटीजर नम यहाँ डिक्लेयर करता हूँ और इसको ही प्रिंट करवाता हूँ किसकी क्या वैल्यू आ रही है, सही है। तो यहाँ पर क्या रहा है, इनिशियलाइज नहीं हुआ। बताने का बात का मकसद क्या है कि इधर क्यों एरर नहीं आया, इधर भी तो इनिशियलाइज नहीं करा था। नहीं, अक्लमंद इंसान, क्या बता रहा हूं, कंस्ट्रक्टर की वजह से ये काम हुआ है कि कंस्ट्रक्टर जब चलता है तो बाय डिफॉल्ट इनको ये वैल्यूज असाइन कर देता है जो भी मैंने ऊपर बताई हैं। ये कौन से इंटीजर में नहीं हो रहा, ये किसी मैंने ऑब्जेक्ट बनाकर से कॉल करा है, लोकल वेरिएबल है ना ये। इसको मैंने किसी क्लास बनाकर, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर तो कॉल नहीं करा ना। तो फिर क्लियर हुई बात, दोनों में फर्क बताना समझा रहा हूं।
ये ना हो कि आप लोग डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करो और ऐसे ही उसको कॉल करो, समझो कि उसकी वैल्यू 0 आएगी डिफॉल्ट। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ उन्हीं का होगा जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। अच्छा जनाब, अब आगे हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको पता है, कंस्ट्रक्टर के आगे पैरामीटराइज आ जाएगा। हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इस तरह ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है हमारे पास एक, ये रेक्टेंगल वाली क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। इसी के नीचे मैं एक और कंस्ट्रक्टर ही बना सकता हूं, बट पैरामीटर शुड बी चेंज। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, ये जो आगे ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर कोई वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। अगर ये ब्लैंक है, हाँ, तो ये हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जिस तरह ओवरलोडेड मेथड होते हैं, इसी तरह ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के एक क्लास के अंदर एक ही नाम के दो कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर इनको मिटा देता हूं, अब देखो क्या देगा, एरर। क्या एरर दे रहा है, कंस्ट्रक्टर राइट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास, कि एक नाम का एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने इसका पैरामीटर चेंज कर दिया। सही है। तो अब यूजर वैल्यू देगा, यहां तो बाय डिफॉल्ट असाइन हो रही थी ना, अब कौन वैल्यू देगा, यूजर। टेस्ट कंस्ट्रक्टर में जाते हैं और यहां पर जाकर देखो बेटा, अगर मैं डिफॉल्ट चलाता हूं तो 10 10 आएगा, और अगर मैं यहां जाकर लिख देता हूं 100,250 और अब चलाता हूं तो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर चल गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पहला वाला नहीं चला। क्लियर। एनी क्वेश्चन यहां तक। अच्छा जनाब, अब यहां पर आपको एक चीज समझा रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर के, अच्छा ये तो एक चीज हो गई कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास उस वैल्यू को पास हो रही होती है। अच्छा अब आ जाओ हीप और स्टेक के ऊपर। हीप और स्टेक, स्टेक और हीप क्या होते हैं। द मेमोरी कंप्राइज टू कंपोनेंट नेमली स्टेक एंड हीप। स्टेक क्या होता है, इट इज एन एरिया इन द मेमोरी विच स्टोर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वो क्या स्टोर कर रहा होता है, कोई रेफरेंस स्टोर कर रहा होता है ना एड्रेस का। तो ये क्या बोले, हीप क्या होता है, इट इज एन एरिया इन द मेमोरी विच स्टोर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एंड मेथड इंफॉर्मेशन। इट, और उसके बाद क्या बोले, इट स्टोर पैरामीटर्स ऑफ अ मेथड एंड लोकल वेरिएबल। और इसके साथ क्या कर रहा होता है, जो मेथड के आगे पैरामीटर जो आ रहे थे उसको भी अपने स्टोर करता है, और लोकल वेरिएबल की वैल्यू को भी अपने स्टोर कर रहा होता है। जबकि हीप क्या कर रहा होता है, हीप मेमोरी, it is the area of memory deals with dynamic memory allocation. In Java, objects are allocated physically memory space on the heap at runtime. जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वो जो डब्बा मैंने दिखाया था ऊपर ऑब्जेक्ट जिसका एक एड्रेस बना था x00 करके, एक्चुअली वो हीप मेमोरी के अंदर बन रहा होता है। सही है। wherever JVM execute the new operator, जैसे ही न्यू ऑपरेटर को मेमोरी एलोकेट करता है तो उसका एड्रेस ही स्टेक अपने अंदर रखता है। अब यहां पर इन्होंने एग्जांपल बनाई हुई है, देखो बेटा, ये स्टेक है। स्टेक क्या करता है, जस्ट वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। देखो 10 और 20, देखो यहां पर देखो और से 10 और 20 स्टेक के अंदर आया हुआ है, और रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अब इसके रेफरेंस स्टोर करा हुआ है। इसका एड्रेस एक्चुअल कहां मौजूद है, इस एड्रेस से जब वो जाएगा तो हीप के अंदर यहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है। ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है लाजमी। जब जब भी मैंने इंटरव्यू दिया मुझसे तो लाजमी पूछे। सही है। हीप और स्टेक का कि दोनों में फर्क क्या है, तो आपने बोलना है कि हीप के अंदर एक्चुअली फिजिकली वो ऑब्जेक्ट बन रहा है जो मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है, जबकि स्टेक उसका रेफरेंस को अपने अंदर ऑक्युपाई रख रहा है और वेरिएबल्स को अपने अंदर स्टोर करवाता है, लोकल वेरिएबल्स को। सही है। क्लियर है। ये बड़ी मैं वो चीजें बता रहा हूं जो कि आपके, मैं देखो बेटा पढ़ाने पेपर के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं ताकि आपके इंटरव्यूज वगैरह आगे क्लियर हो, ताकि आपकी जॉब लगे आगे। तो उसी हिसाब से मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं।
अच्छा जनाब, अब आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में असाइन कर दें तो फिर वो दूसरी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ गया जाए इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? क्या लिखा हुआ है? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट is achieved by applying the concept of encapsulation. Encapsulation, it is a mechanism which binds code and data together in a class. Its main purpose is to achieve data hiding within a class, which means implementation detail of what a class contain need not be visible to other class and object that use it. Instead, only specific information can be made visible to the other component of the application and the rest can be hidden. By hiding the implementation detail about what is required to implement the specific operation in the class, the usage of operator becomes simple. सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है आपके सामने कस्टमर की, ये कस्टमर डॉट जावा के नाम से मैंने क्लास बना दी। इस क्लास के अंदर सारे जो बने वो डिफॉल्ट बने हुए, सही है। मैं ये चाह रहा हूं कि जब कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बने, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, अभी मैं यहां पर जाकर कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूं तो हर चीज की यहां पर एक्सेस हो रही है। मैं बोल रहा हूं कस्टमर डॉट जावा के अंदर कस्टमर आईडी कोई भी एक्सेस नहीं कर सके, आईडी हम खुद ही इसकी जनरेट करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूं प्राइवेट। जब प्राइवेट करूंगा, यहां पर बंदा आएगा तो आईडी नहीं एक्सेस हो रही, यहां पर तो हमने बाइंड कर दिया, क्लास के अंदर महदूद कर दिया, कंट्रोल कर दिया, सिक्योर कर दिया कि उस क्लास को अगर कोई एक्सेस कर रहा है, जो जो प्राइवेट चीजें होंगी उस क्लास की, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। देखो बेटा, हम यहां पर जाते हैं, एक बहुत ही कॉमन सी क्लास है स्कैनर की। स्कैनर की क्लास को हम यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। इसमें क्या आता है? सिस्टम डॉट अच्छा जनाब, अब देखो बेटा, ये क्लास हमारे पास जो स्कैनर की है, ये क्लास है ना। अब इस क्लास के अंदर जब मैं एस करके डॉट करता हूं तो वो फंक्शंस आ रहे हैं जो जो पब्लिक हैं। अगर इस स्कैनर के अंदर कोई प्राइवेट चीज भरी हुई होगी तो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास मैकेनिज्म जो है डेटा हाइडिंग करने का, दिस इज कॉल्ड एन एनकैप्सुलेशन। बट ये कौन कौन चीजें किन किन चीजों से परफॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर्स। इन जावा डेटा हाइडिंग इज अचीव बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। यानी कि अगर कोई बोले कि भाई आपको इनकैप्सुलेशन का पता है, बोलता है हाँ पता है, बिल्कुल पता है। इनकैप्सुलेशन किन 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 चीजों से करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर से करते हैं। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। क्या अभी तो करके दिखाया? प्रोग्राम में यूज करते हैं हमें, अगर कोई ऐसी फील्ड जो मैं ये चाह रहा हूं कि कोई एक्सेस ना कर सके। देखो बेटा, अब एक और इसकी एग्जांपल देख लो ताकि आपका थोड़ा और क्लियर हो जाए माइंड। मैं इसको जाकर अभी फिलहाल इसको प्राइवेट से हटा देता हूँ। हाँ चलो, इसको प्राइवेट ही रहने देते हैं, सही है। प्राइवेट रहने दिया मैंने से। मैं ये नहीं चाह रहा कि ये वेरिएबल किसी को पता चले कस्टमर आईडी का। मैं करता यहाँ पर क्या हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void और cust कस्ट आईडी के नाम से, सही है। और इसको मैं बोल देता हूँ ये रिटर्न क्या करे, इसकी रिटर्न टाइप रखो आप। रिटर्न टाइप क्या रखो? इंटीजर। इंटीजर रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा, चाहे 0, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा।
अभी सिर्फ इतनी चीज देखो और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सबका दिमाग फोकस स्क्रीन पर हो। अब मैं करता ये हूं, देखो बेटा यहां पर मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता, सही है, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, मैं नीचे आता हूं और अभी सिंपल मैं आपके सामने कर ये रहा हूं कि मैं आईडी के अंदर ये आईडी के अंदर मैं असाइन करने ना मुझे चीज कोई, सही है, यहां से रिटर्न करता हूं मैं, मिसाल के तौर पर मैं कर रहा हूं 100, ठीक है बेटा, और मैं यहां पर फंक्शन कौन सा है, कस्ट आईडी, और इसको मैं असाइन कर देता हूं एक वेरिएबल के अंदर, इंटीजर नम इज इक्वल टू कस्ट आईडी, या हाँ यही कर लेता हूं, सही है, ठीक है बेटा, और फिलहाल इन सब चीजों को हटा देता हूं और इसको प्रिंट करवाता हूं। नम नम को प्रिंट करवा रहा हूं सर, मैं ये याद रखना, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 100, 100 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसके ये रिटर्न क्या कर रहा है 100, इसका मतलब ये जो कस्टमर आईडी है ये यहां पर 100 एज अ कंसीडर हो रहा है, एज अ 100 कंसीडर हो रहा है, आ रही बात समझ में, मैंने उसको नम में असाइन करवाया और प्रिंट करवा दिया, ये बात समझ में आई। अब मैं यहां पर करता ये हूं कि मैं बनाता हूं इस 100 की जगह मैं यहां पर देता हूं एक वेरिएबल इंटीजर नम, यहां पर मैंने एक वेरिएबल दे दिया, सही है, और मैं करता ये हूं कि यहां पर मेरे पास जो भी यूजर वैल्यू दे वो हो जाए कस्टमर आईडी के अंदर असाइन, ठीक है, और फिर रिटर्न क्या हो, कस्ट आईडी, क्लियर। इनडायरेक्टली कौन सी चीज को एक्सेस कर रहे हैं हम, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर रहे, उसको हमने प्राइवेट कर दिया है, यहां पर आकर जब हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे, देखो ओबीजे कस्टमर डॉट, अब यहां पर हम कोई वैल्यू देंगे, मैं दे देता हूं 100, सही है, 100 दे दिया मैंने, और अब जब मैं, अब मुझे इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट कस्टमर डॉट डिस्प्ले वाले फंक्शन चलाऊंगा तो वो उसकी वैल्यू हमें आईडी की वैल्यू वही 100 शो करवा रहा है, लेकिन देखो यहां पर हमने उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं करा, आ रही बात समझ में, वेरिएबल छुप गया, पता ही नहीं यूजर को कि कौन से वेरिएबल, इसके पीछे वेरिएबल कौन सा है, उसको वेरिएबल नहीं पता, वो वेरिएबल सिक्योर हो गया, समझ में आया प्राइवेट का काम। और इस रिटर्न टाइप का काम तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम ये रिटर्न क्यों कर रहे होते हैं, हम दरअसल हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, तो मुझे असल में ये वाली फील्ड को सिक्योर करना था, तो इसके लिए मैंने इसकी जगह एक फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न इंटीजर कर रहा है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने जो भी वैल्यू यहां से आएगी वो मैंने कस्टमर आईडी में असाइन करवा दी, जब कस्टमर आईडी में असाइन हो गई तो फिर जब मैं प्रिंट करवाऊंगा नीचे इस फंक्शन की मदद से, तो कस्टमर आईडी में जो वैल्यू हमने असाइन करवाई वो इनडायरेक्टली प्रिंट हुई होगी ना, क्लियर बेटा। या अगर आप इसको रिटर्न नहीं भी करो तब भी ये चल जाएगा, आप इसको वाइड कर लो, फिलहाल वाइड कर लो तब भी चलेगा, ये देखो चल रहा है ना, क्योंकि मैंने ये किसी के अंदर असाइन तो नहीं कराया ना, वो तो मैं इसलिए करा था तो किसी के अंदर असाइन करवाना पड़े तो डायरेक्ट भी चलेगा, इसको दोबारा से जाकर घर पे आप देखोगे ना तो आपको और मजीद ये चीज क्लियर होगी। फर्क क्या है? पब्लिक हमारा जो है वो तो हम पैकेज के अंदर पैकेज के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट सिर्फ पैकेज के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड हमारे पास क्लास के अंदर
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कॉल होती है। इसको मैं मजीद डिस्क्राइब करूंगा इनहेरिटेंस पढ़ाकर। इनहेरिटेंस जब पढ़ा दूंगा ना उसके बाद आपको मजीद की और फायदा बताऊंगा, सही है। लेकिन अभी मैंने आपको प्रोटेक्टेड, पब्लिक और पैकेज का बता दिया है। जो प्रोटेक्टेड बताने के लिए आपको इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए, जो कि आगे इनहेरिटेंस के चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। अभी बता दूंगा तो फायदा नहीं, आप लोग के भी सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर वगैरह ये देख लिएगा, बस वैल्यू असाइन वगैरह हो रही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जो हमारे मेन चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये सेशन भी हमारा खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेशन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और सेशन 7 है हमारे पास मेथड्स एंड एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। बहुत ही आसान सेशन है ये भी, ठीक है। और जो है इंशाल्लाह ताला इसको हम कवर करेंगे।